Hello friends, how are you? I hope all of you will very well and fit and fine. So friends, जैसे आपको पता है हम लोगों ने इसके पहले वाली लास्ट क्लास में एक सीरीज स्टार्ट करी है जो है दैट इज अ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योर्ड, जहाँ पर हमने शुरुआत के 5 प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया था. सो फ्रेंड्स, इन द टुडे क्लास आज हम मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट 4 प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने वाले हैं और दीज आर द मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट अमंग्स्ट ऑल द प्रिंसिपल्स गिवन बाय द हेनरी फ्योर्ड और इनमें से भी एग्जाम में काफ़ी हद तक काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो फ्रेंड्स, बी रेडी एंड बी कॉन्सेंट्रेटेड टू द टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम. देखिए, हमें पहला हमारा जो प्रिंसिपल है आज का, दैट इज अ रेम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज. फ्रेंड्स, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब सिंपल सी चीज़ है कि हमारे पास जो काम करने वाले एम्प्लॉय हैं उनको एक प्रॉपर तरीके से कितना रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, कितना वो काम करते हैं, उसके बदले में क्या कंसिडरेशन उनके लिए पेमेंट के लिए वैलिड कंसिडरेशन बनता है. तो इस प्रिंसिपल में कुछ एजम्पशंस हैं. फ्रेंड्स, जितनी एजम्पशंस ये लिखी हुई हैं इन सारे प्रिंसिपल्स में, आपको इनको एकदम दिमाग में छाप लेना है. दैट मीन्स कॉपी एंड पेस्ट, रटना नहीं हमें, बट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट यू विल एबल टू क्लिक वट एवर इज देयर. बट ऑल द एजम्पशंस रिगार्डिंग जो भी यहाँ पर है उन्हें आपको बिल्कुल रट लेनी है दिमाग में, क्योंकि इससे बेस्ड केस स्टडी आती हैं और वहाँ पर इन एजम्पशंस को हमें कोट करना होता है, कोटेशन के थ्रू काम करना होता है. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. पहला है पे फेयर एंड एडिक्वेट सैलरी. सिंपल सा है कि जब भी रेम्यूनरेशन की बात आती है वहाँ पर एम्प्लॉयज़ के लिए एडिक्वेट सैलरी की बात जरूर आती है. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रेम्यूनरेशन में पहली एजम्पशन है कि जो भी हमारे यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहा है उसे एडिक्वेट सैलरी मिलनी चाहिए, यानी कि प्रॉपर सैलरी मिलनी चाहिए जो सैलरी वो डिजर्व करता है, या कॉम्पिटिटिव सैलरी अगर वो वहाँ पर कहीं और काम करता है वहाँ पर उसे क्या पे करना पड़ता. नेक्स्ट हमारा विद द हायर प्रॉफिट्स इंक्रीज इन द एम्प्लॉय सैलरी. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर जो भी प्रॉफिट्स अर्न करना दैट इज बिकॉज ऑफ देयर एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉयज को अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसकी सैलरी भी बढ़नी चाहिए. एंड देन द शेयरिंग द गेन्स विद द एम्प्लॉयज एंड मैच विद द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड. फ्रेंड्स, इस प्रिंसिपल को भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इन टेलर्स के प्रिंसिपल्स में, क्योंकि यहाँ पर हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड के बारे में केवल हम इंट्रो जानेंगे यहाँ पर कि हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब है किसी भी बिजनेस प्रेमाइसेस में जो भी रिलेशंस होने चाहिए बिटवीन द बॉस एंड एम्प्लॉयज दैट मस्ट बी अ वेरी हार्मोनिकल, बहुत ही प्रेम पूर्वक, बहुत ही आपस में एक सौहार्दपूर्ण एक इन्वायरमेंट होना चाहिए, क्योंकि तभी वो एक दूसरे का काम आपस में कोऑर्डिनेशन में कर पाएंगे. एंड लास्ट है पे एज पर द फाइनेंशियल कैपेसिटी. फाइनेंशियल कैपेसिटी मतलब है किसी भी फर्म के ये सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी कैपेसिटी अपनी कैलिबर के बेसिस पर पेमेंट करे. ऐसा नहीं है उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है बट दैट इज नॉट गोइंग टू मेक द पेमेंट्स. सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल व्हाटएवर आई हैव डिस्कस्ड. नाउ हम लोग चलेंगे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. फ्रेंड्स, हेनरी फ्योर्ड ने ये सजेशन दिया कि जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, क्विकली हम पहले जानेंगे सेंट्रलाइजेशन क्या है. सेंट्रलाइजेशन का मतलब है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एक जगह मिला करके मॉनिटर करना, एक सेंट्रलाइज्ड हब से उनको रेगुलेट करना. और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है इन पावर्स को फैला देना. सेंट्रलाइजेशन मतलब श्रिंक कर देना और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब उनको फैला देना. यानी दोनों तरीके से सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है. दोनों को हमें एडिक्वेट रेशियो में इनका यूज करना चाहिए. मस्ट बी अ प्रॉपर कंट्रीब्यूशन इन द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. इनका प्रॉपर एक हमारे पास सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइजेशन का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए. ऐसा नहीं जहां पर सेंट्रलाइजेशन की जरूरत है वहां डिसेंट्रलाइजेशन लगा दिया, जहां डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है वहां पर सेंट्रलाइजेशन लगा दिया. एंड द मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑल द की डिसीजन मतलब जो ऐसे डिसीजन जो किसी कंपनी की कंडीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, ऐसे डिसीजन मस्ट बी टेकन बाय द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. एंड रिमेनिंग रूटीन डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटेशन डिसीजन मस्ट बी टेकन बाय द मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. यानी जो भी हमें सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट है उसको हमें बहुत ही प्रॉपर तरीके से, बहुत ही एडिक्वेट कॉम्बिनेशन के साथ यूटिलाइजेशन में लाना चाहिए. एंड दिस इज द सजेशन बाय द हेनरी फ्योर्ड. So this is the second concept of the day, and now we are going to talk about the most of the important point, जहाँ से एक केस स्टडी हमारी 99.9% बनती है अक्सर पेपर में, जो है कि हमारी स्केलर चेन. फ्रेंड्स, स्केलर चेन का मतलब है एक ऐसा स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन जहाँ पर जो भी कम्युनिकेशन चलेगा वो टॉप टू लेवल चलेगा, यानी फॉलोड बाय अथॉरिटीज बाय हेरिडिटरी रिपोर्टिंग टू द इमीडिएट बॉस. हेरिडिटरी का मतलब है टॉप लेवल, लोअर लेवल, लोअर टू लोअर, यानी ऊपर से नीचे की तरफ का कॉम्बिनेशन चलेगा. और ऐसी सिचुएशन में दूसरी कंडीशन बनती है रिपोर्ट टू इमीडिएट बॉस. इमीडिएट बॉस मतलब जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के जस्ट ऊपर बॉस होगा उसको वो रिपोर्ट करेगा. एंड इन केस इज देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ टेकिंग द इंस्ट्रक्शन दैट ऑल टुगेदर वुड बी टेकन बाय द इमीडिएट बॉस.
यानी हमें या तो उनसे रिपोर्टिंग उनको देनी है या उनसे हमें ऑर्डर्स लेने हैं। ये दोनों चीज़ें ही इमीडिएट बॉस से की जाएंगी इन केस ऑफ स्केलर चेन। ये एक सिस्टमैटिक तरीका होता है जिसका आगे का हम यहाँ पर देखेंगे फॉर अर्जेंट इन्फॉर्मेशन। लेकिन अब होता क्या है, जहाँ पर एक बड़ा वेंचर, एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो ऐसी सिचुएशन में एक सबसे कॉमन और सबसे बड़ी समस्या जो आती है फ्रेंड्स, वो ये आती है कि डिसीजन जल्दी नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर बहुत ज़्यादा नेसेसिटी होती है, बहुत ज़्यादा अर्जेंसी होगी, उस सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस चेन को हम ब्रेक कर सकते हैं। और चेन का ब्रेक होना जो बोला जाता है गैंग प्लैंक के नाम से जाना जाता है। यानी व्हेन देयर इज अ नीड ऑफ द अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग, अल्टीमेट अर्जेंसी और रिक्वायरमेंट फॉर द मेकिंग द कम्युनिकेशन अमंग्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉस टू कन्वे द इन्फॉर्मेशन, वहाँ पर हम इस चेन को तोड़ सकते हैं। या गैंग प्लैंक एक अनदर कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पर फिगर हमारे पास बना हुआ है, दिस इज द फिगर ऑफ स्केलर चेन, जहाँ पर हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन चल रहा है टू द डिफरेंट, बट they are taking the decision and the orders to their immediate boss. They are not been communicating to each other from the different manner, but here there is the urgency of the requirement. C has been communicated to the Z, but in this case A is not communicating to H. यानी कि यहाँ पर ये कम्युनिकेशन नहीं कर रहे एक दूसरे से, और यहाँ पर एक दूसरे से कम्युनिकेशन वो कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द अर्जेंसी। तो दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ स्केलर चेन, जहाँ पर जो भी हमें कम्युनिकेशन फॉलो करना है दैट इज बेस्ड ऑन हेरिडिटरी थ्योरी, जहाँ हम अपने इमीडिएट बॉस से इसको रिपोर्टिंग करेंगे, उसी से ऑर्डर्स लेंगे, उसी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। बट अल्टीमेटली व्हेनेवर देयर इज अ नेसेसिटी वी कैन मेक द गैंग प्लैंक सिनेरियो मेथड, जहाँ से हम अपनी कम्युनिकेशन को कन्वे कर सकते हैं। So these are the three principles, and last principle of the day we are going to discuss about the subordination of individual interest to the general interest. फ्रेंड्स, इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों का अपना एक फायदा होता है, एक अपना हित होता है, अपना इंटरेस्ट होता है, जिसकी वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे होते हैं। अब होता क्या है कि इस प्रिंसिपल में ये बताया गया है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को अपने ऑर्गेनाइजेशन के जनरल इंटरेस्ट के साथ ऐड करना। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एम्प्लॉय अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उसका एक मकसद होता है कि वो ज़्यादा अच्छी सैलरी गेन करे। ज़्यादा अच्छी सैलरी गेन कब होगी? जब उस ऑर्गेनाइजेशन का एक डेवलपमेंट होगा, उसकी ग्रोथ होगी। तो अगर उसके इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर जोड़ दिया जाए, तो जब अगर ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हुआ तो उस इंडिविजुअल को भी फायदा होगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट जिसकी कुछ एजम्पशन है, जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ पीपल, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो इम्पोर्टेंस है, ऑर्गेनाइजेशन के फायदे की बात है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कंपेयर टू द अनदर एम्प्लॉय। दूसरा, वाइल टेकिंग द डिसीजन प्रायोरिटी मस्ट बी ऑर्गेनाइजेशन। कभी भी अगर हम डिसीजन लेंगे तो किसी एक एम्प्लॉय को ध्यान में रखकर नहीं लेना है। हमें जो प्रायोरिटी रखनी है वो ये रखनी है कि किसी तरीके से हमारा डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में हो। एंड ट्राई टू अचीव द पर्सनल गोल विद द ऑर्गेनाइजेशन, और कोशिश करें हमारी पेमेंट तो बढ़े बट हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा हो। यानी ये पर्सनल गोल की अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ होती रहे। एंड लास्ट है हमारा, एम्प्लॉयज मस्ट सेक्रीफाइस देयर लीव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जरूरत पड़ने पर एम्प्लॉयज़ को अपने लीव्स, अपनी छुट्टियां, अपनी वेकेशंस, अपनी कैजुअल लीव्स को भी सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। इन शॉर्ट बात करें तो इंडिविजुअली अगर हम बात करें किसी एम्प्लॉय के लिए इज मोर इम्पॉर्टेंट द ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर टू हिज पर्सनल नीड्स एंड नेसेसिटीज, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय से ऑर्गेनाइजेशन है, बट ऑर्गेनाइजेशन वुड बी गिवन द मोर प्रायोरिटी कंपेयर टू द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सो फ्रेंड्स, these are the principles which I have discussed today in this class. I hope we get the points all together, and these are the very important principles जो whatever we have discussed today, and I hope you will make the proper revision in the next class. हम मिलेंगे फिर से after the next 5 principles. So friends, हमारे 9 प्रिंसिपल कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट 1 to 5 हमने कंप्लीट करे थे पहले क्लास में, ये 1 to 4 हमारे आज के, and next 5 remaining principles would be concluded in the next class. So I hope you are enjoying the class. And if you're interested in this topic, then definitely you must share the video to your friend circle so that they can also get the extraordinary knowledge regarding this concept. So all the best, be safe, and you can write down all the topics. This is the way. 9 minutes.